देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज का स्क्रीन शेयर। है मैम इससे। तो देखो लास्ट क्लास में बीच में कुछ नेटवर्क इशू हो गया था। मैंने चेक किया कि मैंने यहाँ तक तो बोला है बट वो पूरा रिकॉर्डिंग में आया नहीं है। ठीक है, तो हम एक बार फिर से ये वाला पॉइंट रिपीट कर देते हैं। ये क्लास लिमिट से जो लिखा है, ठीक है, क्लास लिमिट के बाद सॉरी क्लास बाउंड्री वाला पॉइंट, क्लास लिमिट तक तो जो है क्लास ठीक ही था। क्लास बाउंड्री में बोला है देखो कि एक्चुअल क्लास लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल का जो एक्चुअल क्लास लिमिट होता है वो बोला है कि एक्चुअल क्लास लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, तो जो क्लास इंटरवल होता है, क्लास इंटरवल क्या थे, जैसे ये 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 10 to 20, ये भी क्लास लिमिट है, ये भी क्लास लिमिट है। ठीक है, ये जैसे था लोअर क्लास लिमिट, ये सब लोअर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट, इधर का अपर क्लास लिमिट। ठीक है, ये सभी लोअर क्लास लिमिट, इधर का सब अपर क्लास लिमिट। ठीक है, और क्लास इंटरवल मतलब ये 10 से लेके 19। ठीक है, 10 to 19 ये क्लास इंटरवल है, गैप है 20 to 29 ये। ठीक है, तो क्लास इंटरवल का जो एक्चुअल क्लास लिमिट होता है उसको क्लास बाउंड्री बोलते हैं। जिसमें देखो अगर ओवरलैपिंग वाला होता है मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, उसमें क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री सेम होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वही चीज लिखा है, फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या फिर ओवरलैपिंग के केस में जो क्लास बाउंड्री है वही क्लास लिमिट। तो बेसिकली जो क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री सेम होता है इन केस ऑफ ओवरलैपिंग या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। लेकिन म्यूचुअली इंक्लूसिव या नॉन ओवरलैपिंग के केस में क्लास बाउंड्री और क्लास लिमिट बराबर नहीं होता है। तो क्लास लिमिट क्या होता है, लोअर क्लास लिमिट माइनस d/2 और अपर क्लास लिमिट प्लस d/2 होता है। अब ये d क्या था, तो d मैंने बोला था लोअर क्लास लिमिट ऑफ एनी क्लास माइनस अपर क्लास लिमिट ऑफ जस्ट प्रीसीडिंग क्लास। ठीक है, तो म्यूचुअली इंक्लूसिव में हम लोग ये जो है अप्लाई करके देखेंगे। तो म्यूचुअली इंक्लूसिव मतलब ये वाला एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पर डी का मैंने क्या फॉर्मूला बोला, डी का मैंने बोला कि लोअर क्लास लिमिट ऑफ एनी क्लास, एनी क्लास। तो यहाँ पर तीन क्लास है, ये तीन क्लास में किसी भी एक क्लास का लोअर क्लास लिमिट ले लेते, जैसे कि ये 30 ले लिया। फिर माइनस करना है अपर क्लास लिमिट ऑफ जस्ट प्रीसीडिंग क्लास, प्रीसीडिंग क्लास का अपर क्लास लिमिट। ठीक है, तो प्रीसीडिंग क्लास का अपर क्लास लिमिट कितना है 29, तो ये 1 हो गया। ठीक है, डी। इसके अलावा क्या और बाकी तरीके से भी बनाएगा बिल्कुल। अगर हम लोग ये वाला लेते हैं, इस क्लास का लोअर क्लास लिमिट लेते हैं, तो जस्ट प्रीसीडिंग क्लास का अपर क्लास लिमिट कितना है, ये अपर क्लास लिमिट होता है 19, तो ये भी बना गया। अब अगर हम लोग बोलेंगे कि हम लोग ये वाला क्लास का चूज करेंगे तो डी हो जाएगा हम लोग का लोअर क्लास लिमिट ऑफ एनी क्लास, तो 10 जस्ट प्रीसीडिंग। अब देखो इसका तो प्रीसीडिंग कोई क्लास है नहीं, तो फिर इससे नहीं बन पाएगा, बाकी दोनों से बनेगा। और डी का वैल्यू हर एक केस में हम लोग का सेम आएगा, जैसे कि यहाँ पर वन आया। नॉर्मली मैक्सिमम सभी क्वेश्चन में वन ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर वन आ गया, तो डी का वैल्यू 1 आ गया। अब मुझे क्या करना है, अगर म्यूचुअली इंक्लूसिव क्लास इंटरवल है तो लोअर क्लास बाउंड्री निकालने के लिए लोअर क्लास लिमिट से d/2 माइनस करना है और अपर क्लास लिमिट में d/2 ऐड करना है। वो मैंने यहाँ पर करके दिखाया था। लोअर क्लास लिमिट में d/2 माइनस, लोअर क्लास लिमिट में सॉरी अपर क्लास लिमिट में d/2 प्लस। तो लोअर क्लास लिमिट क्या था 10, 10 माइनस d/2, d/2 1 आया d, तो 1/2 0.5 होता है। ठीक है, तो 10 माइनस 0.5 9.5, 20 माइनस 0.5 19.5, 30 माइनस 0.5 29.5। और अपर क्लास बाउंड्री कैसे आया, अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड करके यानी d/2 ऐड करके, तो 19.5 29.5 39.5। ठीक है, ये हो जाता है हम लोग का म्यूचुअली इंक्लूसिव और नॉन ओवरलैपिंग के केस में क्लास बाउंड्री कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो ये क्लास बाउंड्री मैंने ये लिखवाया था और ये बोला था। ठीक है, तो ये लिखा हुआ जो है, शायद लिखा हुआ तो होगा तुम लोग का, जब मैंने बताया तब जाके जो है क्लास डिस्कनेक्ट हो गया था, बट मुझे नहीं समझ में आया तो मैंने वो बता दिया था। ठीक है, तो इसीलिए इसको दोबारा बता दिया कि कैसे करके इसको हमें कैलकुलेट करना होता है। अच्छा, अब इसके बाद का पॉइंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जो कि होता है क्लास मार्क और नीड पॉइंट और नीड वैल्यू ऑफ
क्लास क्लास मार्क मिड पॉइंट और मिड वैल्यू ऑफ क्लास, ठीक है। तो मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करके मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, या फिर अपर क्लास बाउंड्री प्लस लोअर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2 करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्लास मार्क जिसको बोलते हैं उसी को मिड पॉइंट बोलते हैं, उसी को मिड वैल्यू ऑफ क्लास बोलते हैं, मतलब कोई भी एक क्लास का मिडिल वैल्यू। तो मिडिल वैल्यू कैसे निकालते हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, है ना। ये देखो, तो ये ओपनिंग ये क्लोजिंग, ये ओपनिंग ये क्लोजिंग, ये ओपनिंग ये क्लोजिंग, इस केस में ये ओपनिंग ये क्लोजिंग, और ये ओपनिंग क्लोजिंग ही हम लोग का क्या है, क्लास लिमिट है। लेकिन यहाँ दो फॉर्मूला क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि देखो जब हम लोग का ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल होता है, यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है, तो वहां पर क्लास बाउंड्री और क्लास लिमिट बराबर होता है। तो उस केस में लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करने से ही हो जाएगा। लेकिन जहां पर क्लास बाउंड्री और क्लास लिमिट बराबर नहीं होता है, यानी नॉन ओवरलैपिंग के केस में, तो क्लास बाउंड्री को क्लास लिमिट को क्लास बाउंड्री में ट्रांसफर किया जाता है -d/2 और +d/2 करके। डी कैसे निकलेगा वो भी बताया। तो उस केस में हम लोग क्लास बाउंड्री का ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करने से हमें मिड पॉइंट पता चलेगा, ठीक है। तो सिंपल सा बात है कि अगर मेरा ओवरलैपिंग वाला है तो मिड पॉइंट कैसे आएगा, 10 + 20/2 करने से ही हो जाएगा, 20 + 30/2 करने से ही हो जाएगा, 30 + 40/2 करने से हो जाएगा। और एक्चुअली इसमें क्या निकलेगा, 30/2 यानी 15। तो अगर तुम लोग 10 to 20 काउंट करोगे, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो मिडिल में देखना तुम लोग 15 ही आएगा। ये देखो 10 11 12 13 14, ठीक है, 15 16 17 18 19 20। तो देखो इधर कितना सारा है, 1 2 3 4 5 डेटा, इधर 1 2 3 4 5 डेटा, तो ये मिडिल वाला डेटा हो गया। तो इसीलिए इसको मिड वैल्यू बोलते हैं। तो डायरेक्ट क्लास लिमिट अपर और लोअर क्लास लिमिट ऐड डिवाइडेड बाय 2 करने से ओवरलैपिंग वाले केस में होगा, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाले केस में होगा। लेकिन नॉन ओवरलैपिंग वाले केस में ये नहीं होगा। नॉन ओवरलैपिंग के केस में हमें ये जो गैप है ना 19 से 20 के बीच का, इसको हटाना पड़ता है। इसके लिए हम लोग क्लास लिमिट को क्लास बाउंड्री में ट्रांसफर कर देंगे। तो क्लास लिमिट को क्लास बाउंड्री में ट्रांसफर ऑलरेडी यहाँ पर किया हुआ है, जब भी हम लोगों ने सीखा था। ये देखो अभी आज भी सीखा, 9.5 और 19.5 आएगा। तो 10 के जगह पे आ गया 9.5 और ये 19.5। यहाँ पर आ जाएगा 19.5 और ये हो गया 29.5 और ये हो गया 29.5 और 39.5। तो बेसिकली ये जो देख रहे हो, ये हम लोगों ने एक्चुअली नॉन ओवरलैपिंग को ओवरलैपिंग कर दिया, ठीक है। जब क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्री बनाते हैं, क्लास लिमिट से जब हम लोग क्लास बाउंड्री बनाते हैं, तो हम लोग म्यूचुअली इंक्लूसिव वाले क्लासिफिकेशन को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बना देते हैं, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से ही सारा कैलकुलेशन करना होता है। तो 9 पॉइंट, ताकि ये गैप जो है ना इसका प्रॉब्लम हट जाए, जैसे कि 10 to 19 फिर 20, तो 19.5 कहाँ बिलोंग है, ये नॉन ओवरलैपिंग के केस में होता है। तो इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग सारे नॉन ओवरलैपिंग को ओवरलैपिंग करके ही कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्री, तो ये देखो 19.5 + 9.5 डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 19 और 9 हो गया 28, 29/2, तो 14.5 ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मिड वैल्यू या फिर जिसको बोलते हैं क्लास मार्क या फिर मिड पॉइंट, ये कैलकुलेट करेंगे। इसीलिए यहाँ पर दो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, इस वजह से दो फॉर्मूला लिखा हुआ है। फिर उसके बाद विथ साइज ऑफ क्लास इंटरवल और क्लास लेंथ, अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री करने से ही हमें क्लास इंटरवल का साइज पता चल जाएगा। साइज का मतलब जैसे देखो 10 to
20, 20 to 30, 30 to 40, ये मैंने एक ओवरलैपिंग वाला एग्जांपल लिया, ठीक है। तो अपर क्लास बाउंड्री इसमें देखो, क्योंकि ओवरलैपिंग है तो इसका क्लास लिमिट इक्वल टू क्लास बाउंड्री है, तो इसमें मुझे क्लास बाउंड्री में ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा। तो 20 माइनस 10 करेंगे, क्योंकि अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर, तो ये 10 आ जाएगा। सभी केस में देखो 10 आएगा, 10, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि 30 से 40 का जो रेंज है इसमें 10 डेटा है। जैसे देखो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो तुम लोग बोलोगे 10 से 20 काउंट किया तो हम लोग का तो 11 डेटा आ गया। तो 11 क्यों आएगा? लास्ट क्लास में तो सीखा था कि ये 20 इधर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो फिर ये 10 टू 20 के बीच में क्या क्या डेटा आएगा? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19, क्योंकि 20 उसके बाद शिफ्ट हो जाएगा। तो 10 डेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अब 20 से 30 में 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, अगेन 10 डेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। फिर यहाँ पर 30, 31, 32 एंड डैश 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 39 तक, ठीक है। तो 10 डेटा। तो जो साइज है क्लास का वो ये है कि एक एक इंटरवल के बीच में 10 डेटा अवेलेबल है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब बाउंड्री को ही लेस करना है, लिमिट को नहीं कर सकते हैं। तो फिर अगर नॉन ओवरलैपिंग हुआ, मतलब ऐसा वाला क्लास इंटरवल हुआ 10 टू 19, 19 टू इसको कितना लिखे, 19 टू 39, सॉरी 29, 19 टू 29, 19 टू 29, फिर 30 टू 39, इस केस में क्या करें? तो क्योंकि मुझे क्लास बाउंड्रीज को माइनस करना है, क्योंकि मुझे क्लास बाउंड्रीज को माइनस करना है, ठीक है। तो मुझे क्लास बाउंड्री बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब है क्लास लिमिट, ये है लोअर क्लास लिमिट, ये है अपर क्लास लिमिट। तो मुझे बाउंड्रीज को माइनस करना पड़ेगा, जहां क्लास लिमिट इक्वल टू क्लास बाउंड्री नहीं है वहां मुझे क्लास बाउंड्री बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे? मुझे डी निकालना पड़ेगा, अभी सीखा है, ठीक है। तो डी निकाल, डी का वैल्यू 1/2 आ रहा था, 1/2 मतलब 0.5, तो 10 की जगह हुआ 9.5, ये हो गया 19.5। एक जब कैलकुलेट हो गया, बाकी ऐसे लाइन बाय लाइन कैलकुलेट होते जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों के बीच का गैप निकालना है, 19.5 से 9.5, तो कितना आ गया? 10 आ गया। तो 9.5 से लेकर 19.5 के बीच में 10 डेटा अवेलेबल है। तो फॉर्मूला क्लास बाउंड्री का ही डिफरेंस होगा। क्लास लिमिट, अगर क्लास बाउंड्री और क्लास लिमिट इक्वल है, वो सिर्फ और सिर्फ ओवरलैपिंग या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में होता है, तब ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। लेकिन जब हमें नॉन ओवरलैपिंग या म्यूचुअली इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन दिया हुआ रहता है, तो उस केस में क्लास लिमिट नॉट इक्वल टू क्लास बाउंड्री होता है, हमें हमेशा क्लास बाउंड्री में ट्रांसफर करके कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया क्लास इंटरवल या फिर क्लास लेंथ, या फिर क्लास का जो विद है वो कितना है, वो हम लोग कैसे निकालें, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो तरीके का होता है, एक होता है लेस देन टाइप, एक होता है ग्रेटर देन टाइप। ये मैंने साइन से लिख दिया, ठीक है, लेस देन टाइप, ग्रेटर देन टाइप। तो कैसे करके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं? तो यहाँ पर मैंने क्लास लिखा, तो 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये हम लोगों का ओवरलैपिंग या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी मान लो लिख लिया 5, 2, 8 और 3। फ्रीक्वेंसी याद है क्योंकि लास्ट क्लास में ही हम लोगों ने स्टार्ट किया था पढ़ना। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि 10 टू 20 के बीच का जो क्लास इंटरवल है, यहाँ पर कोई डेटा अपने आप को कितना बार रिपीट कर रहा है, वही उसका फ्रीक्वेंसी होता है ना। इसमें हम लोगों ने काफी सारा कैलकुलेशन करके भी देखा था, टैली मार्क भी देखा था, जैसे बीबीए स्टूडेंट का वेट या हाइट ऐसा कुछ डेटा था, प्रिंट मिस्टेक का डेटा था, बहुत सारा था। क्लास इंटरवल कब बनाते हैं, कब ऑब्जर्वेशन से ही फ्रीक्वेंसी टेबल बनता है, ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास किया हुआ है, ठीक है। अब ये बेसिक चैप्टर वैसे भी खत्म होने को आ रहा है, आज खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन जो भी होगा शायद और एक क्लास लगेगा उसको कंप्लीट करने के लिए, बट कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा।
तो लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, एक होता है मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये सी एफ से मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताया, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेते हैं सी एफ, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब पहले स्मॉल नंबर रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे डेटा का जो वैल्यू है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो पहला 5, क्यूमुलेट करने का मतलब क्या होता है, एक के साथ एक को ऐड करना। क्यूमुलेट करने का मतलब हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेट करो, मतलब सब मिलाओ। तो 5 के साथ फिर 2 ऐड करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7। फिर उसके बाद 5 + 2, अब उसमें और 8 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15। फिर 5 + 2 + 8 + 3 कर दिया तो कितना हो जाएगा 15 में 3 ऐड होके 18 हो गया। तो ये हो गया लेस देन टाइप, क्योंकि देखो 5 फिर उससे ज्यादा डेटा 7 फिर 15 फिर 18, इसको बोलते हैं लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, मोर देन टाइप में फिर कैसे लिखोगे, तो देखो मोर देन टाइप में क्या होगा, पहले सबसे ज्यादा वैल्यू वाला डेटा, फिर उसके बाद धीरे धीरे कम वैल्यू वाला डेटा, ठीक है। तो ये देखो वो ही ऐसे स्टार्ट होगा, तो सबसे कम क्या है 3, मतलब ये नीचे से ऐसे स्टार्ट करना चाहिए। तो 3 + 8 कितना हो जाएगा 11। 3 में 8 को क्यूमुलेट कर दिया, अब 3 + 8 में अब 2 भी आ जाएगा। 3 + 8 तो था ही, उसमें और 2 आ गया तो कितना हो जाएगा 13, ठीक है। फिर इधर कितना हो जाएगा 3 + 8 + 2 + 5, ये थोड़ा ऊपर लिखना था मुझे, एक्चुअली ये वाला थोड़ा नीचे नहीं है, इसको क्या करें, यहाँ पर 3 + 8 + 2 13, 3 + 8 + 2 + 5 18, ठीक है। ये हो गया मेरा मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हो गया मेरा लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी। को क्यूमुलेट करने का मतलब जैसे 5 में 2 ऐड कर दिया, फिर उसमें 8 ऐड कर दिया, फिर उसमें 3 ऐड कर दिया, इस तरीके से होता है, ठीक है। या फिर 3 में 8 ऐड कर दिया, उल्टा ऐसे जाएंगे तो भी चलेगा, ठीक है। इस तरीके से होता है क्यूमुलेट करने का मतलब, फ्रीक्वेंसी में एक के बाद एक ऐड होते जाना, ठीक है। तो ये हो जाता है क्यूमुलेट फ्रीक्वेंसी। अब टोटल फ्रीक्वेंसी अगर यहाँ पर कैलकुलेट करोगे, देखना कितना हो रहा है 18 ही हो रहा है, क्योंकि 3 + 2 5 5 5 10 10 + 8 18 हो गया। अब इधर भी 18 और ये देखो ये भी 18 ये भी 18, टोटल फ्रीक्वेंसी 18 वो तो होगा ही, क्योंकि क्यूमुलेट करने का मतलब क्या है कि 5 2 8 3 को ऐड करना। अब चाहे हम लोग एक एक करके ऐड करें, जैसे 5 लिया फिर उसमें 2 ऐड किया, फिर 5 और 2 में 8 लिया, फिर 5 to 8 में 3 लिया, ये एक प्रोसेस है धीरे धीरे क्यूमुलेट करना। बाकी सारी चीजों को ऐड करोगे तो जो आंसर आएगा, सीक्वेंस में धीरे धीरे ऐड करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्यूमुलेट करना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। तो यहाँ तक बोले, यहाँ तक समझ में आ गया जो भी अभी हम लोगों ने डिस्कस हाँ ना, तो अच्छा पूछ लिया तो हाँ ना बोल दो, नेक्स्ट बार नहीं पूछेंगे। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, अच्छा देखो, अरे बीच बीच में हाँ ना बोलने से क्या है, मुझे भी समझ में आता है कि साउंड जा रहा है कि नहीं, स्क्रीन शेयर है कि नहीं, कहीं लिंक विंक तो नहीं चला गया, ठीक है। अच्छा देखो, ठीक है, देखो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ ऑफ दैट क्लास, ठीक है। अच्छा ये तो लिख दिया मैंने फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखोगे, अच्छा और एक चीज भी लिखवा देते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। अच्छा अब इस फॉर्मूले को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है।
तो देखो पहले ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला कैसे याद रखोगे, तो देखो जैसे पॉपुलेशन का डेंसिटी हमें पूछा जा सकता है ना, जैसे कि हम एक सिंपल एग्जांपल ले लें। मान लो दो एरिया है, ठीक है, एक है एरिया एक्स, ठीक है, एक है एरिया वाई, ठीक है। तो कौन से एरिया का डेंसिटी पॉपुलेशन का कितना है, पॉपुलेशन का डेंसिटी का मतलब क्या होता है पता है, पर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उसको क्या बोला जाता है, পপুলেশন का डेंसिटी মানে জনঘনত্ব বাংলাতে যেটা हर एक किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ठीक है, कितना लोग रहते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, जो कि हमारे वेस्ट बंगाल में काफी ज्यादा है। हर एक किलोमीटर में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, जगह हमारा यहाँ बहुत कम है, लेकिन पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं डेंसिटी, जैसे जहां फाका फाका दिखेगा, ठीक है, उतने लोग नहीं रहते हैं, तो वहां बोलते हैं कि डेंसिटी कम है, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। तो ये हो गया एरिया और ये हो गया पॉपुलेशन, मतलब 20 किलोमीटर है, ये एरिया एक्स जो है वो 20 किलोमीटर है, और उस 20 किलोमीटर के अंदर 10,000 लोग रहते हैं। तो बोलो डेंसिटी कितना होगा, तो डेंसिटी का मतलब तो मैंने समझाया, तो बोलो डेंसिटी कितना होगा। अरे डेंसिटी तो समझा है कि पर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, उसको तो डेंसिटी बोलते हैं। अरे 20 किलोमीटर में 10,000 लोग रहते हैं, 1 किलोमीटर में कितने लोग रहेंगे नहीं बता सकते। अच्छा 20, 500 हाँ तो वही तो 500 पूछ रही, हाँ तो 500, तो 10,000 लोग अगर 20 किलोमीटर के रेंज के अंदर 10,000 लोग रहते हैं, तो पर किलोमीटर में 500 लोग रहते हैं, ठीक है, और इसका डेंसिटी हो जाएगा 20,000 डिवाइडेड बाई 60, तो ये कुछ पॉइंट में आ जाएगा। 20,000 डिवाइडेड बाई 60, 3333.33। तो किसका डेंसिटी ज्यादा है, एरिया ए का, ठीक है, एक्स का, कि 1 किलोमीटर में 500 लोग रहते हैं, मतलब यहाँ पर ज्यादा भीड़ भाड़ होगा, और यहाँ 1 किलोमीटर में 333, लगभग 333 लोग रहते हैं। ये तो एवरेज निकला ना, मतलब अब ऐसा थोड़ी है कि हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर किलोमीटर में देखोगे तो उससे भी कम दिखेगा, ये तो एवरेज हुआ, कि इसका मतलब एवरेज हर 1 किलोमीटर में 500 और इधर इतने लोग रहते हैं, डेंसिटी निकाला। तो डेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय वो पॉपुलेशन जितने जगह पे है, यानी कि उसका एरिया। अब ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूले को याद रखने में कैसे हेल्प होगा, तो बोल रहा है फ्रीक्वेंसी का डेंसिटी निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी का डेंसिटी कैसे निकालेंगे, तो बोल रहा है फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, तो किसी क्लास लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब क्लास लेंथ, अभी अभी देखो फॉर्मूला सिखाया तुम लोग को, क्लास लेंथ का मतलब क्या होता है, क्लास लेंथ का मतलब होता है कि एक क्लास के अंदर कितने सारे डेटा है, जैसे 10 to 20, तो इसका क्लास लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लोगों ने देखा था ये हुआ था 10, ठीक है, 10 to 20 क्लास लेंथ हुआ था हम लोग का 10, मतलब 10 टोटल डेटा यहाँ पर बिलोंग कर रहा है, 10 to 20 के बीच में 10 टोटल डेटा हो सकता है। अब डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी हमें बताएगा कि कितना सारा डेटा है, ठीक है। तो देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास, जिस क्लास का हम लोग क्लास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाल रहे हैं, उसका क्लास लेंथ पहले लेना है। जैसे मान लो 10 to 20, ठीक है, तो 10 to 20 मतलब क्लास लेंथ हो गया 10, मतलब इसके अंदर टोटल 10 डेटा हो सकता है। अब यहाँ पर कितना सारा डेटा है वो तो मुझे फ्रीक्वेंसी, जैसे मान लो यहाँ 5 है, तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर 5 डेटा है, आउट ऑफ टोटल 10 डेटा रह सकता है, लेकिन है 5 ही डेटा। अब वो कैसे निकालते फ्रीक्वेंसी, वो तो हम लोगों ने लास्ट क्लास सीखा था ना, कैलकुलेट करके, जैसे अगर तुम लोग को याद नहीं आ रहा है हम दिखाते हैं, देखो कैसे करके हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी निकाला था, वो बीबीए स्टूडेंट वाला दिखाते हैं तो याद हो जाए।
ये देखो जैसे हम लोगों ने यहाँ फ्रीक्वेंसी निकाला था 44 से 48, ये बीबीए स्टूडेंट वाला 44 से 48 का वेट है, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोगों ने कैसे निकाला था, यहाँ देखा 70 नहीं, वो 42 से इसमें नहीं आएगा, तो ये देखो 44 से 48, तो 44 से 48 के बीच में कौन कौन सा डेटा आएगा, 44 से 48, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, बस ये दो ही आएगा, 44 से 48, 44 से 48 दो ही दिख रहा है मुझे, तो देखते ही हैं, दो लगा हुआ है, 47 मैम। और 47 भी आएगा, मतलब तीन तीन होगा, ठीक है, 47 मुझे फर्स्ट रो। दिख नहीं रहा, फर्स्ट रो में, हाँ ठीक है, तो ये तीन हो गया, तो इसका मतलब ये तीन हुआ, तो मतलब ये उसके लिए हम लोगों ने यहाँ तीन टैली मार्क लगाए, फ्रीक्वेंसी में 3 लिखा, मतलब 44 से 48 के बीच में वैसे कितना सारा डेटा आ सकता है, इसका क्लास लेंथ कितना है, क्लास लेंथ के लिए क्लास बाउंड्रीज को लेस करना पड़ता है, बट यहाँ पर नॉन ओवरलैपिंग है, तो इसका बाउंड्रीज अगर निकालोगे तो पहले डी निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि देखो ये नॉन ओवरलैपिंग है, तो डी कैसे निकालते हैं, कोई भी क्लास का अपर क्लास लिमिट ले लो, कोई भी क्लास का, सॉरी कोई भी क्लास का लोअर क्लास लिमिट ले लो, कोई भी क्लास का, जैसे मान लो 64 लोअर क्लास लिमिट ले लिया, उसके जस्ट प्रिसीडिंग वाले क्लास का हमें लेना है अपर क्लास लिमिट, ठीक है, डिफरेंस कितना है 1, तो डी बाई टू करना होता है, 1/2 मतलब 0.5, तो तुम लोग देखना लगभग सारे क्वेश्चन में 0.5 ही आता है डी बाई टू, ठीक है, तो 0.5 आ गया, अब इस 0.5 को लोअर क्लास लिमिट में माइनस करना है, अपर क्लास लिमिट में ऐड करना है, इससे लोअर क्लास बाउंड्री और इससे अपर क्लास बाउंड्री निकल के आता है, ठीक है, तो 44.8 को हम लोग लिखेंगे 43 मतलब कैलकुलेशन करने से ऐसे ही आता है हमेशा, तो हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है, मतलब उसको और बार बार कैलकुलेट करना नहीं पड़ता, क्योंकि सभी में 0.5 ऐड होने का मतलब तो इसमें से 0.5 आ जाएगा। अब देखो ये 49 से 0.5 लेस करोगे तो इसके आगे वाला आएगा, क्योंकि हम लोग तो ओवरलैपिंग बना रहे हैं ना, तो ऑटोमेटिकली ये इधर लिखोगे तो बन जाएगा, ठीक है, तो जो भी हो, तो 43.5 से 48.5 के बीच में कितना डेटा होता है, तो क्लास बाउंड्रीज बना लिया, क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस आ गया 5, तो 5 डेटा होता है, बट यहाँ कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, क्यों, क्योंकि होने को मैक्सिमम 5 डेटा हो सकता है इस रेंज के अंदर, लेकिन हमारे पास 3 ही अवेलेबल है, मतलब इस रेंज के अंदर जो वेट है स्टूडेंट का, ऐसे 3 ही स्टूडेंट हमें मिले, तो इस क्लास लेंथ के बीच का जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 है, ठीक है, तो इसका मतलब हो तो सकता है 5, बट है 3, मतलब आउट ऑफ 5 3, तो फिर ये उसका डेंसिटी हो जाएगा कि कितना, मतलब जैसे देखो एरिया में 5 लोग रह सकते हैं बट रहते हैं 3, ठीक है, तो फिर कितना डेंसिटी हुआ, वही हो गया, ठीक है, तो पॉपुलेशन 5 है, ठीक है, पॉपुलेशन हम लोग का क्या हो जाएगा, सॉरी पॉपुलेशन 3 है और एरिया 5 है, इसको एरिया बोलेंगे, ठीक है, ये एरिया हो गया ना यहाँ से यहाँ तक, तो ये एरिया हो गया और ये पॉपुलेशन हो गया, तो समझाने के लिए इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये हम लोग का एरिया और ये हम लोग का क्या हो गया, पॉपुलेशन, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं फ्रीक्वेंसी का डेंसिटी, तो क्लास लेंथ तो हमें एरिया ही बताता है ना, कि भाई इतने यहाँ से लेके यहाँ तक का डेटा हमारे पास हो सकता है, तो ये हो गया एरिया, और उसमें कितने लोग हैं, ठीक है, उस एरिया में कितने लोग हैं, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। देखो फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा, बट मैंने कोशिश की इसके साथ सिमिलर करके थोड़ा सा अगर याद रह जाए, ठीक है, इस तरीके से हेल्प हो जाए, तो मैंने ऐसे बोल दिया, बाकी देखो अगर ऐसे भी याद रह जाए तो कोई इशू नहीं है। फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या परसेंटेज फ्रीक्वेंसी का मतलब है किसी भी चीज का परसेंटेज तुम लोग कैसे निकालते हो, मान लो मैंने एक 20 मार्क्स का एग्जाम लिया और किसी को मिला मान लो कि 15, तो उसे कितना परसेंटेज मिला, तो तुम लोग कैसे निकालते हो, आउट ऑफ 20 15 मिला इंटू 100 कर देते हो, तो ये हो गया 75%, ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो फ्रीक्वेंसी निकालना है, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी का, तो टोटल फ्रीक्वेंसी और जिस क्लास का परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं उस क्लास का फ्रीक्वेंसी, मतलब जैसे टोटल फ्रीक्वेंसी कितना हुआ 80, ठीक है, अगर मुझे इस क्लास का परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालना है तो इस क्लास का फ्रीक्वेंसी है 5, आउट ऑफ 18 इस क्लास का है 5, आउट ऑफ 18 नेक्स्ट वाले क्लास का है 2, आउट ऑफ 18 उसके बाद वाले का है 8, आउट ऑफ 18 उसके बाद वाले का है 3, तो ये सब इंटू 100 करने से हम लोग को परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी मिल जाए।
ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब ये तो मैंने बता दिया, अब हम एक कैलकुलेशन दे रहे हैं, तुम लोग बताना कि क्या आंसर होगा। तो क्लास हम ओवरलैपिंग वाला ही दे रहे ताकि आसान हो, ठीक है, नॉन ओवरलैपिंग नहीं दे रहे कि उसको फिर से ओवरलैपिंग करना पड़ेगा, उतना बड़ा क्वेश्चन अभी हम नहीं दे। फ्रीक्वेंसी 5, 2, 8 और 3, क्या क्या निकालना है? एक निकालो कि क्लास लेंथ, एक निकालो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, और एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। अच्छा, दोनों के अलग चीज होता है, बताते हैं कितना अलग होता है वो बताते हैं। वैसे जिन्होंने रेशियो किया है उनको ये चीज पता होना चाहिए, लेकिन कितना याद है वही तो देखना है। चलो ठीक है, याद हो या ना हो अभी याद हो जाएगा। तो सबसे पहले बोलो क्लास लेंथ क्या क्या लिखे। क्लास लेंथ का मतलब क्या बोला था मैंने? 10। हाँ, क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस, हाँ 20 10। -10। हाँ, पहला वाला 10, फिर उसके बाद वाला 10 10। সবগুলো 10 হবে ম্যাম। सबগুलो 10 है। इसको बोलते हैं इक्वल क्लास लेंथ, इवन क्लास लेंथ। क्या बोलते हैं? इक्वल या फिर इवन क्लास लेंथ, सभी में 10 10 10 10 10 है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालना है, तो मैंने अभी तुम लोग को सिखाया था कि डेंसिटी का मतलब क्या है, पॉपुलेशन और एरिया, उस एरिया में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, तो अगर इस क्लास का हम लोग डेंसिटी निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, इस क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है, 5 है, और इस क्लास में कितना फ्रीक्वेंसी टोटल रह सकता है, 10, तो 5/10। ठीक है, तो कितना हो गया, 0.5। इसके बाद वाला 0.2। 2/10। 0.8 হবে তারপরেরটা। আর লাস্টেরটাও 0.8। 3। हाँ सॉरी मैम 3। अच्छा, अब ये हो गया हम लोग का फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब, रिलेटिव और परसेंटेज में फर्क ये है कि जब हम लोग जैसे कि मैंने बोला तुम लोग को कि आउट ऑफ 20 किसी को मिला 15, तो अगर मैंने 15/20 रख दिया तो ये मैंने बोला कि मैंने मार्क्स का रिलेटिव वैल्यू निकाला। ठीक है, रिलेटिव वैल्यू। और जब इसमें मैंने इंटू 100 कर दिया 75%, तो इसको हम बोलेंगे कि परसेंटेज में मार्क्स को बताया कि आउट ऑफ 100 75 के बराबर मिला है। ठीक है, 100 का तो एग्जाम नहीं, इसका मतलब है कि अगर कंपैरिजन के तौर पे बोले तो 100 में किसी को 75 मिलने से जितना होता है उतना मिला है, आउट ऑफ 20, इसका मतलब 15 मिला है। तो इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, और बिना 100 किए रख दिया डेटा रेशियो फॉर्म में, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव डेटा। ठीक है, तो रेशियो फॉर्म में रखेंगे तो रिलेटिव डेटा। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आउट ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी। तो पहले टोटल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, 5 + 2 7, 7 + 3 10, 18। ठीक है, तो आउट ऑफ 18 इस क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है, 5, तो 5/18। उसके बाद वाला 2/18, उसके बाद 2/18, 8 8/18, और 3/18, 3/18। और अगर इसी को ही परसेंटेज में निकालेंगे तो फिर हो जाएगा 5/18 इंटू वन into हंड्रेड 100। हाँ, जितना आएगा 2/18 इंटू 100, 8/18 इंटू 100, 3/18 इंटू 1। तो देखो कितना होगा। ম্যাম প্রথমেরটা হবে 27.77। 27.7% ऐसे लिखते हैं, जगह नहीं है, एक एक डिजिट ही लिखते हैं। उसके बाद 11.1, 11.11। 44.4, 16.66।
6 6 है 7। 7। तो ये टेबल सिखाया, ऐसा क्वेश्चन नहीं देता है यहाँ, इस पे अलग तरीके का क्वेश्चन होता है, ठीक है। मतलब इसको, इसका कंसेप्ट समझ में आएगा तो ही वो एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे। इस पे एक एमसीक्यू है, वहां जब करोगे तो समझ में आएगा। तो कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि मुझे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का मतलब क्या बोल रहा है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का मतलब फ्रीक्वेंसी किसके अगेंस्ट में लिखते हैं, क्लास के अगेंस्ट में। तो ये 10 से 20 के बीच में टोटल 10 जो है डेटा हो सकता है, जिसमें सिर्फ 5 है। तो फिर एरिया जो है वो है 10, ठीक है। पूरा जो एरिया है, बाउंड्रीज है, वो 10 है, जिसमें 5 पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये इस तरीके से निकलेगा। और फ्रीक्वेंसी का परसेंटेज मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी में किसी क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है, टोटल फ्रीक्वेंसी में किसी क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है। तो अगर हम लोग इंटू 100 नहीं लगाएंगे तो रिलेटिव आ जाएगा, और परसेंटेज लगा देंगे तो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अभी तो हम लोग देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये सब पढ़ रहे थे। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को भी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू से समझाया जाता है, मतलब ये वाला, ये सब। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हिस्टोग्राम और एरिया डायग्राम पहले, मतलब ये वाला, ये बात ठीक है। इसको बोलते हैं एरिया डायग्राम या फिर हिस्टोग्राम। ये चार चार होगा, ठीक है। तो पहला हम लोग ये वाला पढ़े, हिस्टोग्राम और एरिया डायग्राम। तो इसका सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि इसका मतलब इसका स्पेशलिटी क्या क्या है या इसका फीचर्स क्या है, ठीक है, जिसपे हमें एमसीक्यू पूछता है। इट इज अ कन्वीनियंट वे टू प्रेजेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंपैरिजन between frequency of two different class is possible. It is useful to calculate mode also. तो ये पूछेगा एमसीक्यू, ठीक है। मतलब पूछता है, अब इस बार पूछेगा कि नहीं वो तो मुझे नहीं पता, ठीक है। तो देखो इसमें मेन मेन क्या है कि बोल रहा है कि ये बहुत कन्वीनियंट वे है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रेजेंट करने का, पहला, ठीक है। ये तो बहुत ही नॉर्मल सा बात बोला। फिर बोल रहा है कंपैरिजन बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ टू डिफरेंट क्लासेस। तो अलग अलग क्लास का जो फ्रीक्वेंसी, जैसे 10 to 25 है मान लो, 20 to 37, ठीक है। ये जो 5 और 7 में जो कंपैरिजन है कि भाई 5 मतलब कम होगा फ्रीक्वेंसी, 7 मतलब ज्यादा, तो ये फ्रीक्वेंसी का जो कंपैरिजन है, बोल रहा है ये ड्रॉ उस कंपैरिजन को बहुत आसान तरीके से समझा देता है। इट इज यूजफुल टू कैलकुलेट मोड ऑल्सो। तो अब ये मोड क्या होता है, तो
देखो मोड क्या होता है उसके लिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे तो इसके बाद का जो चैप्टर आएगा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, वहां पर हम लोग मोड वगैरह ही पढ़ते हैं। तो मतलब मीन मीडियन मोड, तो ये मोड होता क्या है, मोड है एक्चुअली जैसे एवरेज कैलकुलेट करते हो ना तुम लोग, जैसे मैंने बोल दिया 10 20 30 इसका एवरेज निकालो, तो तुम लोग क्या करोगे 10 + 20 + 30 डिवाइडेड बाई 3 करोगे। तो इस मेथड को बोलते हैं मीन, एरिथमेटिक मीन बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स में। ये जो प्लस करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा कर दिया। अब मोड भी एवरेज निकालने का एक तरीका होता है स्टैटिस्टिक्स में, इसको मोड बोलते हैं। अब वो कैसे निकलेगा वो जब करेंगे तब पता चलेगा। अभी इतना याद जरूर से रखना है कि हिस्टोग्राम या एरिया डायग्राम के थ्रू से हम लोग मोड कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना, इसीलिए देखो मैंने दूसरे कलर से लिख दिया। अच्छा, अब कैसे करके हिस्टोग्राम बनाते हैं, तो क्योंकि चीज को याद रखना है तो वो हम समझा देते हैं, बाकी ड्रॉ करने कोई देगा नहीं। ये अभी जो पॉइंट लिखेंगे ये सीखने के लिए, ताकि हम लोग इस ड्रॉ को समझ सके, मतलब इस कंसेप्ट को कि किस तरीके से ये हिस्टोग्राम काम करता है, ठीक है। तो स्टेप्स टू क्रिएट, कैसे करके बनाए। सबसे पहले कन्वर्ट क्लास into class boundary and plot in x axis, ठीक है। तो अगर क्लास लिमिट को बाउंड्री में ट्रांसफर करने का जरूरत है तो करेंगे। तो ये कब जरूरत होगा, अगर मेरा नॉन ओवरलैपिंग वाला जो है क्लासिफिकेशन है, तो फिर क्लास लिमिट को हम पहले क्लास बाउंड्री में ट्रांसफर करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगा उसको प्लॉट करेंगे हम लोग एक्स एक्सिस में, ठीक है। उसके बाद फॉर्म रेक्टेंगल takings, rectangles takings class interval as base x axis, फिर and frequency as length, y axis, use frequency density in case of uneven class length, in case of uneven class length, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आएगा। पहले हम एक एग्जांपल से बताते हैं कैसे करके हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे वेट, तो वेट का डेटा ले रहे हैं, ठीक है, केजी में, और इधर फ्रीक्वेंसी ले ली, ठीक है। अच्छा, तो मान लो ऐसा है 44 से 48, 49 से 53, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्लास लिमिट को क्लास बाउंड्री में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री का वैल्यू, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी गैप 1 का ही आ रहा है, ये देखो ये जो गैप है ना यही हमें डी बताता है, ये जो गैप है इसी से हम लोग डी निकालते हैं। तो डी 1 आ रहा है, 1/2 यानी 0.5, तो 0.5 ऐड हो जाएगा, तो अपर क्लास बाउंड्री ऐसे
और लोअर क्लास बाउंड्री कैसे होगा, 0.5 लेस होगा, 44 में 0.5 लेस होने से हो जाएगा 43.5। फिर इधर वाला देखो 49 में 0.5 लेस करोगे तो यही वाला मतलब ओवरलैपिंग बन गया है ना, तो इसका मतलब अगर ये 48.5 इधर लिख दोगे तो ऑटोमेटिकली वो माइनस वाला वैल्यू कैलकुलेट हो जाता है। ये देखो पहले मैंने 0.5 सारा ऐड कर दिया, फिर इसको इधर इधर लिखते जाओ, ठीक है। 63.5, 68.5 ये हो गया। पहला स्टेप हम लोगों ने कर लिया, कन्वर्ट कर लिया क्लास लिमिट को क्लास बाउंड्री में, ठीक है। मैंने इसीलिए इस तरीके का एग्जांपल लिया ताकि ये समझ में आए कैसे करके ट्रांसफर करके हम लोग करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर बोला है कि ये जो क्लास बाउंड्रीज हम लोगों ने बनाए इसको एक्स एक्सिस में प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक्स एक्सिस में हम लोग प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या डेटा है देखो, 43.5, 48.5, 53.5, 58.5, 63.5, 68.5 और इधर से 73.5, बाकी तो सेम ही डेटा है, इधर भी 48.5 है। मतलब 43.5 से शुरू करके एंड तक 73.5 तक हमें करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं 43.5, फिर 48.5, 53.5, लगभग सेम गैप में लिखना है। बाकी फ्री हैंड में उतना अच्छा तो होगा नहीं बट समझ में आ जाएगा। 63.5, 68.5 और 73 पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है एक्स एक्सिस में प्लॉट करना है, कर दिया। फिर बोला है फॉर्म रेक्टेंगल्स टेकिंग क्लास इंटरवल एज बेस, तो क्लास इंटरवल जो है उसको बेस लेना है। तो क्लास इंटरवल्स तो अभी यही हो गया ना, क्लास इंटरवल का मतलब क्या, क्लास लिमिट का डिफरेंस, मतलब लोअर क्लास लिमिट अपर क्लास लिमिट, इस तरीके से। अब क्लास लिमिट को हम लोगों ने क्लास बाउंड्री, तो यही तो हो गया हम लोग का क्लास इंटरवल। अभी हम लोग का क्लास इंटरवल कितना है, जो पहले 44 से 48 था वही हो गया 43.5 से 48.5, ठीक है। तो हम लोगों ने रेक्टेंगल्स जो बनाएंगे हम लोग वो हमें एक्स एक्सिस में बनाना, ये बोला है, ठीक है। फिर बोल रहा है फ्रीक्वेंसी को लेंथ बनाना है और वाई एक्सिस में पुट करना है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हम लोग का क्या है, फ्रीक्वेंसी है हम लोग का 3, 4, 5, 7, 8, 9, तो इसको वाई एक्सिस में पुट करेंगे तो इसका मतलब 0 से लेके स्टार्ट करते हैं 9 तक जाना है। तो यहाँ पर पहला ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोगों ने वाई एक्सिस में पुट कर दिया। फ्रीक्वेंसी को लेंथ के तरह यूज करेंगे और एक्स एक्सिस को रेक्टेंगल बनाने के लिए यूज करेंगे, तो वो भी देखेंगे कैसे होगा। फिर बोल रहे हैं यूज फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इन केस ऑफ अनइवन क्लास लेंथ। अब ये क्लास लेंथ अनइवन नहीं है, कैसे, क्योंकि अगर यहाँ क्लास लेंथ निकालोगे तो पता चल जाएगा। तो क्लास लेंथ का मतलब क्या होगा, क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस, मतलब अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री, ठीक है। तो यहाँ क्लास बाउंड्री हम लोग का निकला हुआ है, तो देखो 48.5 माइनस 43.5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 53.5 से 48.5 अगेन 5 हो जाएगा। तो सभी में देखो 5, 5, 5, 5 आया, तो ये इवन क्लास लेंथ है। तो इवन क्लास लेंथ है तो ये वाला पॉइंट अभी एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, ये पॉइंट पे हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेंगे, ठीक है। अब ड्रॉ कैसे होगा, अब ड्रॉ देखो 43.5 से लेके 48.5 के बीच का जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ 3 में पॉइंट आउट करना चाहिए, ये 3, ठीक है, ये 3 में पॉइंट आउट करना चाहिए। फिर देखो 48.5 से लेके 53.5 में 4 है, 48.5 से लेके 53.5 में 4 है, मतलब ये यहाँ पर हो जाएगा
फिर उसके बाद वाला 5 है, 53.5 मतलब ये यहाँ पर हो गया 5, ठीक है। उसके बाद वाला 7 है, 58.5 से लेके ये 7 हो गया, ठीक है। अच्छा, 58.5 से लेके 63.5 और 63.5 से लेके 68.5, तो 63.5 से लेके 68.5 का 7 है, 5 7 सॉरी 9 है, 9, ठीक है। अच्छा, और 68.5 से लेके 73.5 का 8 है, तो ये 8 हो गया, ठीक है। अब हम लोग रेक्टेंगल कैसे बनाएंगे, तो देखो 43.5 से 48.5 का 3, ठीक है। तो ये फिर ऐसे रेक्टेंगल बनेगा, ये यहाँ से ऐसे पॉइंट के साथ ऐड ऑन हो जाएगा। अब इसके बाद ये 3 है, मतलब ये 43.5 के लिए भी ये 3, ठीक है। तो फिर ये इसके साथ ऐड होके ये ऐसे करके ये रेक्टेंगल फॉर्म करें, ठीक है। अच्छा, फिर देखो 48.5 से लेके 53.5 का 4 है, 48.5 से लेके 53.5 का हम लोग का 4 है, तो ये इसके साथ ये ऐसे ऐड हो गया। और यहाँ पर फ्री हैंड में थोड़ा इधर उधर हो गया, 5 ये गैप थोड़ा ज्यादा हो गया ना 4 के साथ, इस वजह से। तो जो भी ये एक्चुअली ऐसे है, ये यहाँ पर 4 ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर 5 जो है वो हम लोग का 53.5, तो ये 5, ठीक है। यहाँ पर ये 5 थोड़ा सा हट गया है, ये 5 हो गया इधर, और यहाँ से 58.5, ठीक है। तो 58.5 का भी ये 5 तक ले लेंगे, ये रेक्टेंगल बन रहा, ठीक है। उसके बाद 58.5 से 63.5 7 है, तो इसका 7 हो जाएगा, ये ऐसे 7 हो गया, ठीक है। ये भी यहाँ तक 7, ये रेक्टेंगल बन गया। और उसके बाद वाला है 9, 63.5 का, ये 9 थोड़ा इधर उधर तो होगा। ये 9, और ये वाला भी 9, मतलब यहाँ। और उसके बाद वाला है 8, तो 8 मतलब ये यहाँ पर ये इधर आ जाएगा, और 8 मतलब ये इधर आ जाएगा, तो वो पॉइंट थोड़ा सा गलत प्लॉट हुआ, यहाँ पर 8 आ गया, ठीक है। तो ये 8 और इस पॉइंट के लिए यहाँ पर ये दोनों का 8 यहाँ ऐड हो गया, अब ये रेक्टेंगल, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा, जैसे 43.5 48.5 से 3, तो 3 यहाँ और यहाँ, ठीक है। फिर ये जोड़ के रेक्टेंगल बन गया, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का फ्रीक्वेंसी। अब देखो रेक्टेंगल बनाया हम लोगों ने, एक्स एक्सिस के ऊपर दिख रहा है तुम लोगों को, और फ्रीक्वेंसी को लेंथ के तरह यूज किया। ये देखो, ये जो लंबाई है वो तो फ्रीक्वेंसी है ना, ये 3 है, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये 4 है, मतलब इसका जो लेंथ है वो 4 है, इसका 5 है, इस तरीके से। तो मोड, ये देखो अब यहाँ पर जैसे बोला ना कि मोड कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, तो मोड का मतलब होता है मोस्ट रिपीटेड नंबर, ठीक है, मोस्ट रिपीटेड नंबर। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन से क्लास का है, इस क्लास का है। इस क्लास में फ्रीक्वेंसी 9 है, मतलब इस क्लास में सबसे ज्यादा डेटा अवेलेबल है 9, ठीक है। तो यही हम लोग का मोड होता है। एक्चुअली मोड का मतलब होता है मोस्ट रिपीटेड नंबर, फ्रीक्वेंसी का मतलब बार बार जो चीज होता है ना, मतलब इस इंटरवल के अंदर जितने सारे डेटा आए, ठीक है। तो इस इंटरवल के अंदर बार बार जितना डेटा आया हम लोगों ने लिखा, तो फिर हमारा आंसर 9 आया। तो मोस्ट रिपीटेड नंबर इसमें जो है इस क्लास इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, तो ये हम लोग का हो गया मोड, ठीक है। तो हाईएस्ट मोड ये वाला हो गया, तो हम लोग का ये मोड हो गया। ये इस तरीके से मोड ऐसे, ये हो गया। तो मोड का वैल्यू क्या होगा पता है, 63.5 से लेके 68.5 वाले क्लास इंटरवल क्या, ये
ये मोड। तो मोड यहाँ पर इन्होंने लिखा है 66.5, तो इन्होंने कैलकुलेट किया, हम लोग अभी कैलकुलेट नहीं कर रहे, बट मोड इस तरीके से निकल जाएगा। मोड का मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंसी, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको भी मोड बोल सकते हो। यहाँ पर लिख दो, मोड का मतलब होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया उस क्लास इंटरवल के अंदर जो मेरा सारा डेटा था उसमें सबसे ज्यादा डेटा उस क्लास इंटरवल के अंदर गया, तो मोस्ट रिपीटेड डेटा, ठीक है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ही मेरा मोड होता है। तो ये देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब ये वाला पॉइंट कि अगर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी यूज करेंगे, अगर मेरा अनइवन क्लास लेंथ है, तो वो कैसे होता है उसका हम ड्रॉ नहीं करें, बस बता देते कैसे हो रहा है। जैसे कि मान लो मेरा क्लास है कुछ इस तरीके से, मेरा क्लास है 10 to 19, 20 to 39, 40 to 49 और 50 to 89, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी है 5, 8, 2, 9, ठीक है। तो क्लास लेंथ कितना हो जाएगा? तो क्लास लेंथ का मतलब अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री, ठीक है। तो अब क्लास बाउंड्रीज कैसे निकालेंगे? तो इन दोनों का गैप 1, इन दोनों का गैप 1, इन दोनों का गैप भी 1, तो d/2 का आंसर 0.5 हो गया। तो ये 10 की जगह हो जाएगा 9.5, ठीक है। तो क्लास बाउंड्रीज पहले निकालना पड़ेगा। तो क्लास बाउंड्री में देखो, पहले क्लास बाउंड्री निकाल के दिखा देते तुम लोग। अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री निकालेंगे। तो अपर क्लास बाउंड्री 19.5, लोअर क्लास बाउंड्री 9.5, इसका हो जाएगा 39.5, इसका हो गया 19.5, इसका हो जाएगा 49.5, इसका हो गया 39.5, इसका हो जाएगा 89.5 और इसका हो गया 49.5। अब अगर हम लोग निकालते क्लास लेंथ, जो कि अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री होता है, तो 19.5 माइनस 9.5, 39.5 माइनस 19.5, 49.5 माइनस 39.5 और 89.5 माइनस 49.5, 10, 20, 10, 40, ठीक है। तो देखो ये क्लास लेंथ क्या आ गया? अनइवन, इसको बोलते हैं अनइवन क्लास लेंथ। तो अगर अनइवन क्लास लेंथ है तो हम लोग हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं? बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का यूज करना है। मतलब एक्स एक्सिस तो जैसे बनेगा वैसे ही बनेगा अपने क्लास बाउंड्री से एक्स एक्सिस। मतलब इसका अगर ड्रॉ करने के लिए जाओगे, ठीक है, तो फिर कैसे बनेगा? तो देखो इसका अगर ड्रॉ करने के लिए जाएंगे, हम ड्रॉ नहीं करेंगे जस्ट बताएंगे। तो मेरा स्टार्टिंग हो गया मान लो 9.5, ठीक है, पहले आ जाएगा 9.5, ठीक है, 9.5, उसके बाद आ जाएगा 19.5, उसके बाद आ जाएगा मेरा 39.5, फिर आ जाएगा, अब इसमें ना डिफरेंस देखो 9.5 19.5 और 19.5 39.5, यहाँ पर गैप भी बढ़ाना पड़ेगा। वो तो स्केल से बढ़ाएंगे, यहाँ सेम गैप नहीं होगा, ये 10 का ये 20 का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो गैप है ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा 39.5 हो जाएगा। फिर हम लोग का 49.5, तो फिर से वही 10 का गैप आ जाएगा, फिर 89.5, तो ज्यादा गैप आएगा इस तरीके से। तो ये डेटा तो एक्स एक्सिस में लिखेंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो हम लोग यूज कर रहे थे वाई एक्सिस में, उसके जगह हमें यूज करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो एक्स एक्सिस को तो इस तरीके से हम लोग बताएंगे और वाई एक्सिस में यूज करना है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे निकालोगे? तो अभी सिखाया था। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है, टोटल फ्रीक्वेंसी नहीं, सॉरी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का मतलब किसी भी क्लास का क्लास लेंथ, जैसे कि इसका है 10 और उसमें जितना सारा फ्रीक्वेंसी है तो 5, फिर इसमें 20/8, सॉरी 8/20, फिर इधर हो जाएगा 2/10, ठीक है, फिर ये हो गया 9/40,
40 इस तरीके से हो जाएगा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। इसको लिखना पड़ेगा। अब ये कैसे ड्रॉ होगा वो तो देखो तुम लोग को यहाँ पर भी नहीं दिया है, ठीक है, उसका जरूरत नहीं है ड्रॉ करनी, वैसे भी तुम लोग को नहीं देगा, बट इतना कंसेप्ट पता होगा तो याद रख पाओगे कि इसमें मोड होगा, ये होगा, ठीक है, तो ये याद रखने में हेल्प करेगा, बाकी छोटा छोटा क्वेश्चन बताने में हमें हेल्प करेगा। तो अगर अनइवन क्लास लेंथ है तो हम लोग फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का यूज करते हैं वाई एक्सिस में डेटा पुट करने के लिए इंस्टेड ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी यूज करेंगे तो सभी में एक जो है ये अनइवन जो प्रॉब्लम था वो हट जाएगा, ठीक है, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी डेंसिटी यूज करके कैलकुलेट किया जाता है। तो ये हो गया हम लोग का हिस्टोग्राम, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मतलब ये बात, ठीक है। यूजुअली प्रेफरेबल ये प्रेफरेबल होता है, ठीक है, ये बात याद रखो, क्योंकि एमसीक्यू में तो ये सब पूछ रहा था ना। ऐसे लास्ट क्लास जो एमसीक्यू किया था वहां पर तुम लोग देखोगे बोला था कि ये जो टेबुलर फॉर्म है ये कैसा होता है, ये मोस्ट जो है पॉपुलर मेथड है, और डायग्राम जो है वो अट्रैक्टिव मेथड है, ठीक है, उस तरीके से ये प्रेफरेबल है फॉर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। Can be used for group also, but only if class length are even. Steps to create. तो देखो यहाँ पर सबसे पहले लिखा कि ये अनग्रुप्ड डेटा के लिए, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है प्रेफरेबल माना जाता है। अब अनग्रुप्ड का मतलब, जब हम लोगों ने लास्ट क्लास ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया था तब मैंने बोला था कि बहुत ज्यादा डेटा होता है तो हमें उसे क्लास इंटरवल या ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ता है, कम डेटा होता है तो हम लोग ऑब्जर्वेशन के साथ या फिर जस्ट वैल्यूज के साथ लिख देते हैं। जैसे कि अगर मुझे मिल जाए तो हम दिखा रहे हैं, ये देखो यहाँ पर, तो ये देखो ये मैंने 12 मिला है 2 जन को, 10 मिला है 2 स्टूडेंट्स को, इस तरीके से दिखा दिया था, ठीक है। लेकिन अगर मेरा ज्यादा डेटा होता है तो उस केस में हम लोग ग्रुप बना लेते हैं। ये देखो ज्यादा डेटा होता है तो ग्रुप बना लेते हैं, तो ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी हम लोग जो प्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें बोला गया है कि ये अनग्रुप्ड के लिए ज्यादा प्रेफरेबल माना जाता है, बाकी ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन भी इससे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, बट सिर्फ इवन क्लास लेंथ के लिए, मतलब इस तरीके का हुआ तो ही कर सकते हैं। अगर बाई चांस क्लास लेंथ अनइवन हो गया तो फिर ये वाला ड्रॉ पॉलीगन से हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से अनइवन क्लास लेंथ को नहीं बना सकते, ठीक है। फिर अब देखो कैसे करके हम लोग को ये क्रिएट करना है स्टेट। तो पहला प्लॉट एक्स आई कॉमा एफ आई, बताते हैं क्या है, वेयर एक्स आई इक्वल क्लास वैल्यू ब्रैकेट में इन केस ऑफ अनग्रुप, नीट वैल्यू इन केस ऑफ ग्रुप, एंड एफ आई इक्वल फ्रीक्वेंसी। ये अभी ड्रॉ करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा कैसे। ज्वाइन ऑल plotted points to make
line segment which eventually will become a polygon. पॉलीगन का मतलब क्या होता है? ए शेप विथ मल्टीपल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है, देख, तो ये ग्रुप्ड अनग्रुप्ड दोनों के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, बट अनग्रुप्ड के लिए ज्यादा प्रेफरेबल होता है। ग्रुप के केस में तभी एप्लीकेबल होगा अगर इवन क्लास लेंथ है। तो अब कैसे करके हम लोग बना सकते हैं, जैसे कि हम पहले एक एग्जांपल लेंगे जिसमें हम अनग्रुप डेटा से बताएंगे कि अनग्रुप डेटा से कैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हैं। तो ये एक्स और एफ ले लिया, 0 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 और उसके अगेंस्ट में फ्रीक्वेंसी है 5 5 6 6 4 2 2। अब कैसे होगा? तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये वाई होता, ठीक है, ये एक्स एक्सिस। अब क्या बोला है? बोल रहा है कि प्लॉट करना है एक्स आई एफ आई। एक्स आई का मतलब ये एक्स आई है, ये एफ आई है। तो एक्स आई में क्या क्या है? एक्स वन है, एक्स टू है, एक्स थ्री है, एक्स फोर है, एक्स फाइव है, एक्स सिक्स है, और एक्स सेवन है। मतलब एक्स वन का वैल्यू 0, एक्स टू 1, एक्स थ्री 2, एक्स फोर 3, एक्स फाइव 4, एक्स सिक्स 5 और एक्स सेवन 6। एफ वन का वैल्यू 5, एफ टू का भी 5, एफ थ्री का 6। ठीक है, तो इसका मतलब वो एक्स आई एफ आई का मतलब मैंने बता दिया। ठीक है, एक्स आई और एफ आई का मतलब क्या होता है? जहां पर एक्स आई का मतलब क्लास वैल्यू, ये क्लास वैल्यू। ठीक है, इन केस ऑफ अनग्रुप, तो हम अभी अनग्रुप्ड का ही लिए, और मिड वैल्यू होगा अगर ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन है। तो वो जब ग्रुप वाले करेंगे तब पता चलेगा कि मिड वैल्यू क्या होता है। ठीक है, मिड वैल्यू आज सिखाया भी है, फिर एक बार याद दिला देंगे। तो अभी इस चीज को इग्नोर कर दो। ठीक है, ये हम लोग सेकंड वाले एग्जांपल से समझेंगे। तो एक्स आई एफ आई हमें गिवन होगा। एक्स आई का मतलब क्लास का वैल्यू हो जाएगा, एफ आई का मतलब फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ज्वाइन ऑल प्लॉटेड पॉइंट्स, फिर हमें पॉइंट को प्लॉट करना पड़ेगा टू मेक ए लाइन सेगमेंट। हमें एक लाइन सेगमेंट बनाना है which eventually will become a polygon, जो एक पॉलीगन बन जाएगा। पॉलीगन का मतलब होता है कि मल्टीपल लाइन से जब कोई शेप बनता है उसे पॉलीगन बना बताते हैं। ठीक है, तो अब ये प्लॉटिंग कहाँ कहाँ करेंगे? तो ये देखो, ये ऑब्जर्वेशंस एक्स जो है वो एक्स एक्सिस में जाएगा, फ्रीक्वेंसी जो है वो वाई एक्सिस में जाएगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी देखो 2 4 5 6, मतलब 6 तक जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 0 ले लिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अच्छा, अब 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा, अब देखो, जब मेरा ऑब्जर्वेशन 0 है तो फ्रीक्वेंसी उसका 5 है, तो 0 वाले केस में फ्रीक्वेंसी 5, मतलब ये वाला पॉइंट। ठीक है, अच्छा, जब 1 है तब 5 हो जाएगा, अगेन 1 है तो भी बोल रहा है कि 5 ही होगा, मतलब यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, 2 है, अब ये सब ऐड होते जाएगा। जब 2 है तो 6, सॉरी 2, हाँ, 1 होने से 5, तो फिर ये थोड़ा थोड़ा और उधर 0 होने से 5, 1 होने से 5, मैम 2 2 होने 6 से, হবে হ্যাঁ 2 হলো 6, 2 2 6 2 6 3 भी 6। अच्छा, 3 भी 6 मतलब जस्ट इसके पास लगा देंगे। और 4 होने से 4 होने से यहाँ पर होगा 4। ठीक, 5 होने से मतलब इधर हो गया 5 होने से, 6 भी 2, मतलब ये ऐसे लिखें। ठीक है, अब हमें ये पॉइंट को ऐड कर देंगे, ऐड ऐड
एड, ठीक है। तो ये बन गया एक पॉलीगन। तो ये देखो मैंने यहाँ से लिया है एग्जाम्पल, नहीं एग्जैक्ट तो नहीं है, जो भी हो, तो इस तरीके से बन गया, ठीक है। तो ये हम लोग का पॉलीगन होगा। अच्छा, अगर मीड वैल्यू, ये जैसे मीड वैल्यू लेके क्या मतलब ग्रुप फ्रीक्वेंसी, ये मैंने अनग्रुप डेटा के लिए दिखा दिया, ठीक है। अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैसे कर सकते हैं, तो जैसे मान लो कि हम लोग का क्लास इंटरवल है 44 से 48, 49 से 53, 54 से 58, 59 से 63, 64 से 68, 69 से 73, ठीक है। अच्छा, तो ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अच्छा, अब सबसे पहला बात है कि क्योंकि हम लोगों को मीड वैल्यू निकालना है, अगर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है मीड वैल्यू निकालना है, तो मीड वैल्यू का मतलब होता है अपर क्लास बाउंड्री प्लस लोअर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2। तो अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंने नॉन ओवरलैपिंग दिया है, ठीक है, अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री। तो ये हो जाएगा 48.5, 53.5, 58.5, 63.5, क्योंकि सभी में 1 का गैप है, चेक करके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 68.5 और ये 73.5। अच्छा, लोअर क्लास बाउंड्री स्टार्ट होगा कहाँ से, 44.5, 44 माइनस 0.5, तो 43.5, फिर ये हो जाएगा 48.5, 53.5, 58.5, 63.5 और 68.5, ठीक है। अब हमें निकालना है मीड वैल्यू। मीड वैल्यू कैसे निकलेगा, अपर क्लास बाउंड्री प्लस लोअर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो 48.5 कितना आएगा, 48.5 प्लस 43.5 डिवाइडेड बाय, तो 46 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट मीड वैल्यू को कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं, क्यों जरूरत नहीं है, अगर मेरा क्लास लेंथ सब में सेम है तो वो लेंथ को ऐड करने से मेरा नेक्स्ट नेक्स्ट मिड वैल्यू निकलते जाता है। जैसे कि देखो क्लास लेंथ कितना है, 48.5 माइनस 43.5, क्लास लेंथ है 5, इसमें भी देखो 53.5 माइनस 48.5, सभी में 5 5 है। तो अगर क्लास लेंथ इवन है तो एक मीड वैल्यू निकालने के बाद वो क्लास लेंथ ऐड करते जाओगे तो हर एक मीड वैल्यू निकलते जाएगा। तो 46 में 5 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 51, 51 में 5 ऐड करोगे 56, 56 में 5 ऐड करोगे 61, इसमें 5 ऐड करोगे 66, इसमें 5 ऐड करोगे 71। तो मैंने क्या बोला कि अगर मेरा क्लास लेंथ इवन है, ठीक है, तो ये मैंने मीड वैल्यू कैसे निकाला, देखो अगर क्लास लेंथ इक्वल मेरा इवन है, ठीक है, तो एक मीड वैल्यू निकालने के बाद मीड वैल्यू में अगर क्लास लेंथ को ऐड कर दोगे तो मेरा नेक्स्ट टू नेक्स्ट मीड वैल्यू ऑटोमेटिकली निकलते जाएगा, बार बार दोनों क्लास बाउंड्रीज को प्लस डिवाइडेड बाय 2 करने का जरूरत नहीं होगा। तो अगर मीड वैल्यू पता चल गया, अब मेरा ड्रॉ कैसे होगा, तो देखो ड्रॉ कैसे होगा, मेरा यहाँ पर 0 से लेके, अगर फ्रीक्वेंसी वही डेटा रख देते हैं 5 5, मैंने फ्रीक्वेंसी, चलो फ्रीक्वेंसी का डेटा लिखा नहीं है, यहाँ पर लिख देते, फ्रीक्वेंसी है, किधर लिखे, इधर तो जगह नहीं, यहाँ बीच में अजीब सा लिखा है। यहाँ लिख देते फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 3 4 5 7 9 8, 3 4 5 7 9, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कहाँ प्लॉट होगा, फ्रीक्वेंसी तो वाई एक्सिस में प्लॉट होगा, 3 से लेके 9 तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक, ये हो गया, फ्रीक्वेंसी को प्लॉट कर दिया, और ये मीड वैल्यू जो है वो यहाँ पर प्लॉट होगा, ये देखो इसका ड्रॉ ना यहाँ किया हुआ है, ये देखो 3 4 5 6 7 8 9, इन्होंने 0 से लेके 10 तक लिया हुआ है, और इधर देखो मीड वैल्यू में 46 जो है 76 तक कर दिया, मतलब ये देखो 46 से स्टार्ट किया,
ठीक है। फिर गैप रखा है कितने का, देखो 46 से 56, मतलब 10 का गैप रखा है। 56, फिर 56 से 10 का गैप यानी 66 हो जाएगा। देख लेते हैं, हाँ। फिर 66 में 10 का गैप कितना हो जाएगा, 76। ताकि ड्रॉ अच्छे से हो, इस तरीके से गैप रखा है, तो हम लोग भी वैसे रख लेते हैं। मेरा भी जगह यहाँ कम ही है, तो इसमें यहाँ पर गैप रखा है इन्होंने 0, फिर 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, तो पहले 0, फिर यहाँ पर 2, 7, 4, 6, 8 और ये 10। ठीक है। अब अगर प्लॉट करेंगे तो देखिए 46 जो है उसके लिए फ्रीक्वेंसी है 3, तो 46 के लिए फ्रीक्वेंसी 3, तो 2, 3, 4 मतलब ये वाला। ठीक है। 51 के लिए है 4, तो 51 मतलब 46 और 56 के बीच में 10 है, तो 46, 7, 46, 7, 8, 9, मतलब 4 जगह पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब ये 4th नंबर पॉइंट, मतलब लगभग यहाँ मुझे अंदाजे से ही करना पड़ेगा। 51 का है 4, मान लो 51 ऐसे जगह पे है अगर, ठीक है। 56, तो 56 तो एग्जैक्टली पता चल रहा है, उसके लिए है 5, तो 4 और 5 ये वाला, ठीक है। और फिर 61, 61 मतलब ये यहाँ पर मान लो, ठीक है, 61, 62, 63, 60 मान लेते, 61 के लिए है 7, तो 7 मतलब यहाँ पर। और 66 के लिए है 9, तो ये 10, ठीक है। और 71 के लिए है 8, 8 मतलब तो यहाँ पर, बट 71 कहाँ ले, यहाँ लेते हैं। ठीक है। अब देखो ये सब ऐड हो जाएगा, मेरा शायद एग्जैक्ट उतना अच्छा ना हुआ हो, एक ही लग रहा है 46 ऐसे, ऐसे बने। ठीक है। ठीक है, उतना भी खराब नहीं हुआ है, ठीक ठाक ही हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग मीड वैल्यू का यूज करके करेंगे अगर मेरा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो प्रेजेंटेशन है, ऑगिव्स और क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, तो ये कैसे होता है देखो, ये इस तरीके से। इसके बाद एक और ही पॉइंट रहेगा और चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें लिखेंगे क्रिएट ए टेबल where cumulative frequency is mapped against each class boundaries and make a curve by plotting and joining points by line segment curve is called oblique. This graph can be made by both
टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आज ही हम लोगों ने पढ़ा मोर देन टाइप एंड लेस देन टाइप, एंड कॉल्ड लेस देन टाइप, ओके, और मोर देन टाइप, ओके. It can be used for calculating क्वार्टाइल. ठीक है, तो ये क्वार्टाइल कैलकुलेट के काम आता है. अब ये क्वार्टाइल क्या है? क्वार्टाइल का मतलब होता है 1/4. ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स में किसी भी 1/4 डेटा को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी हम लोग सीखेंगे. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंडर ही आता है क्वार्टाइल, तो वहां पर देखेंगे. तो ये ड्रॉ हमें क्वार्टाइल कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, जैसे हिस्टोग्राम हमें मोड कैलकुलेट करने में हेल्प करता है. तो ये सब इंपॉर्टेंट है. अच्छा, इफ वी प्लॉट both of these, मतलब लेस देन और मोर देन, इन सेम ग्राफ, perpendicular line drawn from the intersection point towards x axis is cutting axis at median. ये समझाएंगे, ड्रॉ से ही समझ में आए. तो देखो, सबसे पहले बोला है कि हमें ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ या ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के लिए हमें टेबल में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेना पड़ेगा. मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल करोगे तो क्या हो जाएगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ठीक है, अच्छा. और बोला है क्लास बाउंड्रीज के अगेंस्ट में हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेना है, मेक ए कर्व बाय प्लॉटिंग एंड जॉइनिंग पॉइंट्स लाइन सेगमेंट. अब बोल रहा है कि जब हम लोग पॉइंट को प्लॉट करने के बाद जोड़ देंगे तो हमारा ये जो ड्रॉ है ये बन जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसमें हम क्लास बाउंड्रीज ही दे देते हैं. तो क्लास बाउंड्रीज हम एग्जाम्पल में ही क्लास बाउंड्रीज दे देते, कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा. जैसे कि यहाँ हम लोगों ने क्लास बाउंड्री कैलकुलेट किया, तो अगर लोअर अपर दोनों लिखे तो ऐसे होगा, और अगर सिर्फ क्लास बाउंड्रीज लिखे तो मुझे कैसे कैसे लिखना चाहिए? 43.5, फिर 48.5. ठीक है, ऐसे लिखेंगे. ये देखो 43.5, 48.5, 53.5, 58.5, 63.5, 68.5 और 73.5, ये सारे लिखने से ही क्लास बाउंड्रीज कवर हो जाता है. क्योंकि वही अपर लोअर मिक्सड अप करके होता है, तो इसीलिए हम सिर्फ क्लास बाउंड्रीज लिखते रहे. वही सेम एग्जांपल, ठीक है, वहां से 43.5, 48.5, 53.5, 58.5, 63.5, 68.5 और 73.5, वही वाला एग्जाम्पल लिया जो ऊपर लिया था. अब क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, लेस देन टाइप CF और मोर देन टाइप CF. ठीक है, तो ये भी हम अपने मन से लिख देते हैं. देखो, मतलब यहाँ का ही बेसिकली हम डेटा लेके लिखना चाह रहे हैं. ये जैसे बना, ठीक है, मेरे पास डेटा है, हम लिख दे रहे हैं. हमें तो सीखने से मतलब है, डेटा से क्या फर्क पड़ता है, कहीं से भी दे. 3, 7, 12, 19, 28 और 36. यहाँ पर उल्टा लिखेंगे, 36, 28, 19, 12,
7, 3 और 0। ठीक है। अच्छा, अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? तो देखो, सबसे पहले हमें क्या बोला है, हमें टेबल जो दिया जाएगा हम लोग उसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेंगे। तो मान लो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ होगा, उसी से तो हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। जैसे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 3, 4, 5, 7, 9, 8, तो पहला 3 फिर 7, इस तरीके से। तो मैंने अब वही वाला किया है, 3 फिर उसके बाद 7। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट होता है। फिर 7 प्लस 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12 हो गया। ठीक है, फिर 12 प्लस 7 3, 4, 5, 7, 9, 8। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से 36 ही हो रहा है, यही वाला एग्जाम। देख लेते हैं। 4 प्लस 3 7, 7 7 14, 14 प्लस 5 19, 19 और 17, 37 होता, 36। हाँ, यही वाला है। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करने बोला है, बोल रहा है कि दिस ग्राफ कैन बी मेड बाय बोथ टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड कॉल। अच्छा, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन लेस देन दोनों से ही बनेगा, तो वो देख लेंगे। और ये क्वार्टाइल कैलकुलेशन के काम आता है। अच्छा, अब इतना तक तो पढ़ लिया। अब पहले अब हम लोग बना लेते हैं। तो देखो, क्लास बाउंड्री हमेशा एक्स एक्सिस में जाएगा और जो फ्रीक्वेंसी है वो वाई एक्सिस में जाएगा, बट यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का 43.5 से स्टार्ट होने वाला है। 43.5, 48.5 और 53.5, 58.5, 63.5, 68.5 और 73। ठीक है, और ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, खत्म 36 में हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग 0 से 5 ऐसा गैप ले लेते हैं। तो ये हो गया 0, 5, फिर और 5 का गैप लेंगे तो 10, फिर और 5 का गैप लेंगे 15, फिर और 5 का गैप ले लेंगे 20, फिर और 5 का गैप ले लेंगे 25, फिर और 5 का गैप लेंगे 30, फिर और 5 का गैप ले लेंगे 35, फिर और 5 का गैप ले लेंगे 40, क्योंकि 36 तक है। ठीक है, अब हमें पॉइंट को प्लॉट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये अगर मेरा 43.5 है, वो 0, उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 48.5 के लिए 3, तो 43.5 का 0, 0 मतलब यहीं पर होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट वाला हम ऐसे ही जस्ट पॉइंट पॉइंट कर देते हैं दूसरे कलर से, पीले वाले कलर से। ठीक है, तो ये 0। अच्छा, फिर इसके बाद 48.5 का 3, हम पहले लेस देन टाइप वाला कर रहे हैं। 48.5 का 3, तो 3 मतलब 0, ये इसी में आ जाएगा यही। ठीक है, ये 3। अच्छा, 0 1 2 3 4 5, तो 3 हो गया। फिर इसका, फिर उसके बाद वाला 7, 53.5 का 7, तो ये 7। ठीक है, फिर 12, 12 ऐसा इधर और 12। अच्छा, फिर इसके बाद वाला 19, 63.5 वाला 19, 19 मतलब जस्ट 20 के एकदम आगे। अच्छा, फिर 28 और 36 जस्ट 35 के बाद, ये हो गया। तो ये ऐसे करके ऐड करते हैं। तो ये हो गया मेरा लेस देन टाइप ऑफ इट, तो ये हो गया लेस देन टाइप। इसके बाद 43.5 का 36, तो ये 36 यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, फिर 28, फिर 19, 19। अच्छा, फिर इसके बाद 19 के बाद 12, तो 12 तो मेरा यही वाला आ रहा है 58.5 का 12, मतलब ये वाला। ठीक है, अच्छा, 12 और 63.5 का 19, सॉरी 7, इधर वाला 7, इसका 7।
और 3 68.5 का 3, यहाँ पर 3 मान लो, तो फिर उसके बाद वाला 0, ठीक है, मतलब यहाँ पर। तो ये पॉइंट कुछ इस तरीके से कट होगा। तो ये हो गया। अच्छा, तो ये हो गया मेरा मोर देन टाइप। अच्छा, फिर क्या बोला था देखो, बोल रहा है कि ये मोर देन और लेस देन दोनों हो जाएगा। फिर ये इसमें हमें क्वार्टाइल कैलकुलेशन में हेल्प होगा। अब ये क्या बोल रहा है, इफ वी प्लॉट बोथ ऑब्जेक्ट्स इन सेम ग्राफ, जो कि यहाँ पर हम लोगों ने किया, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है, 12, क्योंकि देखो 58.5 दोनों ही जगह पे, चाहे लेस देन हो चाहे स्मॉलर देन हो, दोनों में हम लोग का 12 हो रहा है, तो वहीं पर इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि वही एक पॉइंट से ये दोनों कर्व जा रहा है। तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट से अगर हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, तो वो जहां एक्स एक्सिस को कट करेगा वही मेरा मीडियन वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये कट कर रहा है एक्स एक्सिस को यहाँ पर, तो मेरा मीडियन वैल्यू हो जाएगा 58.5। मुझे नहीं लगता मेरा ड्रॉ उतना सही भी हुआ है, फिर भी ये कुछ यहाँ आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा हटके होगा, एग्जैक्ट 53.5 पे नहीं आ रहा, थोड़ा सा हटके ही है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आ रहा है जहां पर ये कट करेगा, अगर हम लोग प्रॉपर जो है स्केल वगैरह से करें तो हमें पता चलेगा। तो ये हम लोग का मीडियन, मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू। ठीक है, मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू, तो ये हम लोग का मिडिल वैल्यू। ठीक है, मिडिल वैल्यू का क्वार्टाइल जो है ना, क्वार्टाइल में एक क्वार्टाइल मीडियन वैल्यू ही होता है, क्योंकि क्वार्टाइल का मतलब है, जैसे मान लो ये एक लाइन है, इसको अगर हम लोग 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो एक एक पार्ट को क्वार्टर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो, ये हो गया क्वार्टर वन, ये हो गया क्वार्टर टू, मतलब ये पॉइंट्स एक्चुअली क्वार्टर्स होते हैं। क्वार्टर वन होता है, जैसे ये देखो, ये क्वार्टर वन, ये क्वार्टर टू, ये क्वार्टर थ्री, और ये लास्ट वाला जो लाइन है इसे बोलते हैं क्वार्टर फोर। तो ये देखो, यहाँ से यहाँ 25%, ठीक है, यहाँ से यहाँ 25%, अगेन 25%, अगेन 25%। ठीक है, क्योंकि एक लाइन को 4 पार्ट्स करोगे तो परसेंटेज में वो 25 ही होगा। और अगर यहाँ से लेके यहाँ तक जाओगे, ठीक है, ये Q2 तक, तो ये 50%, और यहाँ से लेके यहाँ तक जाओगे तो 50%, तो इसको बोलते हैं मिडिल वैल्यू। और स्टैटिस्टिक्स में इसे मीडियन बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स में इसे मीडियन बोलते हैं। ठीक है, तो क्योंकि क्वार्टाइल कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा, तो ऑब्वियसली ये मीडियन भी देगा। मीडियन कैसे आएगा, दो जो लेस देन और मोर देन टाइप ऑब्जेक्ट्स है, अगर हम लोग इसे सेम ग्राफ में प्लॉट करते हैं, तो जहां पर ये दोनों ऑब्जेक्ट्स अपने आप को इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर अगर बनाओगे, तो जो पॉइंट निकल के आएगा वही हम लोग का मीडियन। ठीक है, अच्छा, और अब लास्ट जो है वो है फ्रीक्वेंसी कर्व। तो ये हम लोगों ने कितना नंबर लिखा है, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, ये आसान है। ठीक है, मतलब इसमें उतना कुछ नहीं। इट इज लिमिटिंग फॉर ऑफ एरिया डायग्राम, जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोग्राम, जो एकदम स्टार्टिंग में सीखा, जिससे हम लोग मोड निकाल सकते, रेक्टेंगल होता है। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का मतलब ये वाला था। सारा थोड़ा इसी पेज, ये था हम लोग का हिस्टोग्राम और ये था हम लोग का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, तो हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का लिमिटिंग फैक्टर्स, मतलब उस उन दोनों को जितने प्रॉपर तरीके से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, उस उतना एग्जैक्ट वे में तो नहीं कर सकते, उसका लिमिटिंग फॉर्म ही होता है फ्रीक्वेंसी का। वो कैसे होता है बताते हैं। इट इज ऑब्टेन बाय ड्रॉइंग स्मूथ एंड फ्री हैंड कर्व
through the mid point. These are 4 types: bell-shaped, U-shaped, S-shaped, or combination of curve as mixed curve. अच्छा, बेल शेप जिसमें सबसे पॉपुलर है, सबसे ज्यादा यही यूज होता है, और इसमें हम लोग हाइट, वेट, मार्क्स, प्रॉफिट, ये सब का डेटा को ड्रॉ कर सकते। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है सबसे पहले कि ये हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का एक लिमिटिंग फैक्टर है। ठीक है, और इसको हम लोग स्मूथ कर्व या फ्री हैंड से ड्रॉ करते हैं थ्रू मीट पॉइंट। तो 4 तरीके का होता है। अब ये देखो हम यहाँ पर तुम लोग को दिखाएंगे। ये देखो ये हो गया बेल शिफ्ट। ठीक है, इस तरह से बेल शिफ्ट। ये बेल शिफ्ट। फिर देखो यू शिफ्ट, ये यू शिफ्ट वाला। फिर ये जे शिफ्ट बोलते हैं इसे। ठीक है, ये जे जे शिफ्ट। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और एक मिक्स्ड का मतलब जैसे कि ये वाला, इसमें देखो जैसे इसमें ऐसे देखेंगे तो बेल भी है। ये देखो बेल शेप्ड, फिर ऐसे हुआ तो यू शेप्ड, फिर ऐसे हुआ तो बेल शेप्ड, और इसको ऐसे देखोगे तो जे शेप्ड भी है, मतलब मिक्स्ड अप। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर बोला है कि कितने तरीके का होता है। सबसे ज्यादा पॉपुलर बेल शेप्ड होता है, जिसके थ्रू से हम लोग हाइट, वेट, मार्क्स, प्रॉफिट इस तरीके का चीजों को ड्रॉ कर सकते हैं। और ये स्मूथ एंड फ्री हैंड कर्व होता है थ्रू मिड पॉइंट, मतलब ये मिड पॉइंट से मिड पॉइंट वैल्यू को लेके कैलकुलेट किया जाता है। अब ये स्मूथ कर्व क्यों बोला जा रहा है? सबसे पहला पॉइंट जो है, ये हिस्टोग्राम और एरिया डायग्राम का लिमिटिंग फैक्टर है। क्यों बोला जा रहा है? जैसे कि मान लो कि अगर हम लोग किसी ड्रॉ को ऐसे हिस्टोग्राम में करते हैं, अब इसमें देखो हमारा ये कुछ इस तरीके से शेप बन जाएगा। तुम लोग मत बनाना, हम जस्ट बता रहे इस तरीके से। ठीक है, तो ये बेल शेप्ड बन गया, मतलब हिस्टोग्राम प्रॉपर नहीं बनाया, बट ये जो पॉइंट प्लॉट किया इससे हम लोगों ने इस तरीके से कर्व बना दिया, इतने अच्छे से जोड़ जाड़ के नहीं बनाया, तो ये बेल शेप्ड बन गया। तो ये एक तरीके का हम लोग का हो गया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, ये यहाँ पर देखो तो ये इससे अगर हम लोगों ने ऐसे बना दिया, ठीक है, स्मूथ कर्व बना दिया, उतना ये नहीं किया। मतलब स्मूथ कर्व का मतलब होता है सारे पॉइंट को एग्जैक्ट एग्जैक्ट नहीं देख के वो थोड़ा थोड़ा जो है जैसे दिख रहा है उस हिसाब से जोड़ के ऐसे कर दिया। तो ये हम लोग का एक हो गया। अगेन हम लोग का ये फ्रीक्वेंसी का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर वही बोला है देखो। ये सब तो मैंने लिखवाया है। मोस्ट कॉमनली यूज जो है वो बेल शेप्ड है। ठीक है, और ये बेल शेप्ड इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये बेल की तरह देखने में होता है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल, बेल शेप्ड कर्व, द फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेदर लो वैल्यू ग्रेजुअली रीचेस द मैक्सिमम, एंड फिर उसके बाद सेंट्रल पार्ट में मैक्सिमम, फिर धीरे धीरे जब डिक्रीज हो जाता है तो उसे हम लोग बेल शेप्ड बोलते हैं। जैसे कि मान लो कि मतलब बेल शिफ्ट कब बन सकता है, ये बोल रहा है। बेल शिफ्ट तब बनता है जैसे कि मान लो पहले मेरा वैल्यूज कम है, ठीक है, फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा जो है मिड पॉइंट में, फिर धीरे धीरे कम होते जा रहा है। इस तरीके का अगर कोई डेटा है तो उससे बेल शिफ्ट बन जाता है। यू शिफ्ट कब बनता है? जब मिनिमम जो है वो सेंट्रल पॉइंट में होगा, ठीक है, और एकदम दो एक्सट्रीम पॉइंट में मैक्सिमम होगा, उसको हम लोग बोलते हैं यू शिफ्ट। जैसे कि जैसे कि देखो
रास्ते में भीड़ भाड़, ठीक है, तो रास्ते में भीड़ भाड़ अगर देखोगे तो ऑफिस टाइम में सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ होता है रास्ते में, ठीक है। ऑफिस ऑफिस टाइम में जब मतलब जब सारी चीज जो है ओपन होते हैं, लाइक बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो उस टाइम पे देखो सबसे ज्यादा लोग जो है रास्ते में दिखेंगे। फिर धीरे धीरे जैसे ही टाइम बढ़ने लगेगा फिर वो क्या हो जाएगा कम, और जैसे ही छुट्टी का टाइम हुआ फिर से बढ़ जाएगा। तो ये पॉपुलेशन जो है कितना दिख रहा है, ठीक है, मतलब जिसको हम लोग बोल सकते हैं कम्यूटर्स, ठीक है, ड्यूरिंग द पीक आवर्स इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, मॉर्निंग और इवनिंग में सबसे ज्यादा लोग हमें दिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। और जे जे शिफ्ट कब होता है, स्टार्ट विथ मिनिमम, फिर धीरे धीरे वो जब बढ़ते जाता है तो उससे हम लोग उससे हमारा जे शिफ्ट जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो ये कभी कभी पूछ लेता है कि कौन से केस में कौन सा वाला बनाओगे तो सही रहेगा, तो इसीलिए मैंने बताया, ठीक है। तो इसमें जैसे स्टार्ट में मिनिमम, मीड में मैक्सिमम, ठीक है, मिडिल में, ठीक है, सेंटर में, फिर एंड में फिर से मिनिमम हो जाएगा। और इस केस में स्टार्ट हो जाएगा मैक्सिमम, मिड में लो, और एंड में फिर से मैक्सिमम। और इसमें स्टार्ट होगा मिनिमम से, फिर एंड होगा मैक्सिमम से, ठीक है। और इसमें तो मिक्स्ड अप है, ठीक है, मतलब इंक्रीज डिक्रीज इस तरीके से होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोगों ने 41 तक किया था, ठीक है। 42 का बोलो कि ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अरेंज ऑब्जर्वेशन इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंज ऑब्जर्वेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ग्रुप्स, रिलेट टू मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल ऑफ दिस बता सकते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं, 3-4 क्वेश्चन ही करेंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, तो हम लोग ऑब्जर्वेशन को कैसे अरेंज करते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, किसी भी तरीके से हम लोग, जैसे ये फ्रीक्वेंसी के साथ वैसे देखो एग्जैक्टली वैसे ही करना चाहिए। ये देखो जैसे कोई भी डेटा देखोगे, ये देखो 3 4 5 7 9 8, ठीक है, या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग मैनर में हम लोग फ्रीक्वेंसी के टेबल को अरेंज करते हैं ऑब्जर्वेशन को, ठीक है। फिर रिलेट टू मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, हम लोग इसे मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ रिलेट करते हैं, हाँ, जैसे कि वेट का डेटा है, मार्क्स का डेटा है, ठीक है। तो मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वेरिएबल, तो या तो कंटिन्यूअस या तो हम लोग का डिस्क्रीट वेरिएबल के साथ रिलेट करते हैं, तो आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ दिस। 42 का डी हो जाए। 43, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए कंटिन्यूअस वेरिएबल नोन एज, ठीक है। तो अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस वेरिएबल का करना चाहते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, ग्रुप फ्रीक्वेंसी, सिंपल फ्रीक्वेंसी, ए और बी एंड बी। तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या, कंटिन्यूअस में ग्रुप फ्रीक्वेंसी होगा, 43 का ए होगा, ठीक है। देखो ये सब लिखवाया, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, frequency means number of times a particular observation is repeated. This applies to both variable and attribute. It is shown in the tabular form, class interval or observation in one column, frequency in the other column. ये कहाँ लिखा है, कंटिन्यूअस वेरिएबल अगर हुआ तो हमारा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये देखिए
ये देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव, ये देखो म्यूचुअली इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव के बारे में तो लिखा है, वो तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी के अंडर आता है, तो वहीं पर लिखा हुआ है, तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है यूजुअली एप्लीकेबल फॉर कंटिन्यूअस वेरिएबल, तो फिर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर वो आ रहा है, तो उसके उसमें जो है एप्लीकेबल हो रहा है हम लोग का कंटिन्यूअस वेरिएबल, तो इसका आंसर भी हम लोग का फिर क्या होना चाहिए, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, 44 में बोल रहा है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स इज एन एग्जांपल ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम लोग शेयर्स का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो हमें कौन सा मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो 44 का आंसर फिर क्या हो जाएगा, तो देखो शेयर तो कोई कंटिन्यूअस नहीं होगा, पॉइंट में तो शेयर होता नहीं है, ये कोई एट्रीब्यूट्स भी नहीं है, तो आंसर ए होगा 44 का, डिस्क्रीट वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन, 44 का ए हो जाएगा। 45 में बोला है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए ब्लू चिप कंपनी। ब्लू चिप कंपनी का मतलब होता है जो कंपनी बहुत स्ट्रांग है, जिसका शेयर डूबेगा नहीं, या जिस शेयर पे पैसा लगाओगे तो वो बर्बाद नहीं होगा, इतना समझ में आता है हमें, जिस कंपनी को देख के उसको ब्लू चिप कंपनी बोलते हैं, मतलब जो हाई रेंज वाला कंपनी होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि प्रॉफिट्स का डिस्ट्री, तो प्रॉफिट हमारा अगर बोल रहा है कि प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लू चिप कंपनी रिलेट्स टू डिस्क्रीट वेरिएबल, कंटीन्यूअस वेरिएबल, एट्रीब्यूट्स ए और बी। तो देखो एट्रीब्यूट्स तो होता नहीं, क्योंकि प्रॉफिट नंबर्स में होता है, वैल्यूज में होता है। ठीक है, अब क्योंकि ये ब्लू चिप कंपनी का है, तो इसको हम लोग इसका जो प्रॉफिट्स है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट्स तो देखो हम लोग का हमेशा पॉइंट में भी आ सकता है, नॉर्मल भी आ सकता है, तो फिर पॉइंट में आएगा या फिर कंटिन्यूअस हो सकता है, ऐसा नहीं कि 44 लाख के बाद 45 लाख ही होगा, उसके बीच का भी कोई डेटा हो सकता है, तो फिर वो कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो 45 का आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 46 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन में क्या होता है, तो एक्सक्लूड हो जाता है बोथ क्लास लिमिट, नहीं अपर क्लास लिमिट बट इंक्लूड्स इन द लोअर क्लास लिमिट, तो मैंने तुम लोग को करवाया था अगर याद है तो 10 to 20, 20 to 30, मैंने बोला था ये 20 यहाँ पर इंक्लूड होगा, तो जो अपर क्लास लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास लिमिट में चला जाएगा, तो एक्सक्लूड्स द अपर क्लास लिमिट बट इंक्लूड्स द लोअर क्लास लिमिट, एक्सक्लूड करता है अपर क्लास लिमिट बट इंक्लूड करता है लोअर क्लास लिमिट को, तो 46 का आंसर बी हो जाएगा, बाकी ये तो गलत है, ये इंक्लूड्स द अपर क्लास लिमिट, नहीं ऐसा तो नहीं होता है, 46 का आंसर हम लोग का इसका मतलब बी। 47 47 में बोला है म्यूचुअली इंक्लूसिव। ठीक है, म्यूचुअली इंक्लूसिव में क्या बोला है, क्लासिफिकेशन इज यूजुअली मीन्ड फॉर, म्यूचुअली इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन किसमें मतलब डिस्क्रीट कंटिन्यूअस एट्रीब्यूट किसमें, तो देखो म्यूचुअली इंक्लूसिव, देखो लिखा हुआ है, ये चीज लिखा हुआ, म्यूचुअली इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन किसके लिए बेनिफिट, म्यूचुअली इंक्लूसिव एप्लीकेबल फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल। ठीक है, एप्लीकेबल फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल इंक्लूसिव, डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए एप्लीकेबल होता है, क्यों होता है वो भी मैंने एग्जांपल से समझाया था, तो 47 का आंसर ए। 48 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन इज यूजुअली मीन्ड फॉर, तो फिर ये कंटिन्यूअस का होगा, वो डिस्क्रीट का हुआ, तो ठीक है, तो 48 का बी हो जाएगा, वो भी लिखा हुआ है, चेक करके देख सकते। 49 द एलसीबी, एलसीबी का मतलब होता है लोअर, ए लोअर लिमिट टू लोअर क्लास लिमिट, लिमिट टू लोअर क्लास लिमिट, तो एलसीबी का मतलब होता है लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री इक्विवेलेंट टू लोअर क्लास लिमिट होता है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, लोअर क्लास लिमिट, तो लोअर क्लास लिमिट, तो यहाँ लिखा है अपर लिमिट टू लोअर क्लास लिमिट, नहीं अपर लिमिट कहाँ से होगा, लोअर क्लास लिमिट मतलब तो लोअर लिमिट, तो फिर 49 का बी हो गया। फिर 50 द अपर क्लास बाउंड्री, अपर क्लास बाउंड्री का मतलब होता है अपर क्लास लिमिट के साथ बराबर, एंड अपर लिमिट टू अपर क्लास लिमिट, तो 50 का ए हो। 50 का ए हो गया। ठीक है, अब यहाँ से काफी सारा है, 51 से 60 तक। ठीक है, तो 51 से 60 तक ये हमें करना है, ये हम होमवर्क दे रहे हैं, उसके बाद सेट बी और सेट सी रहे।
ठीक है, जिसमें से सेट बी इम्पोर्टेंट है बट सेट सी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एक दो क्वेश्चन देख लेंगे, अगर करने लायक हुआ तो करेंगे। ठीक है, फिर आ जाएगा।